आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के बड़े हमले की। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। संसद में मोदी शाह के गायब रहने पर भड़के विपक्ष की। अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? देखो मुक्के है, बहरे हैं। देखेंगे छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। सीजेपी अब किस मुद्दों पर सरकार की बढ़ाएगी परेशानी। कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। जानेंगे झारखंड में छात्रों से बातचीत को लेकर क्या कहा सरकार ने। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गृह सचिव गोविंद मोहन और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को दिया 1 साल का एक्सटेंशन। चिट्ठी जारी कर दी जानकारी। सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल और डीप फेक कंटेंट पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। कहा कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए खर्च की गई थी बड़ी रकम। संभल हिंसा मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश का नतीजा। सांसद वर्ग समेत कई नेताओं की भूमिका का भी किया जिक्र। E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। डीप फेक और एआई तस्वीरें हटाने के आदेश। अब 4 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 152 अंकों की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 9 अंकों के उछाल के साथ 24,624 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार को छात्रों ने झुका दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। छात्र जंतर मंतर से हटे तो सरकार एक्शन में आई। प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई शुरू हुई, जिस पर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है। राहुल ने साफ कह दिया है कि छात्र माफी नहीं मांगेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का राहुल ने खुला समर्थन किया है। क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। देश के युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। इसकी एक झलक दिखाई दी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। युवाओं की जिद के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके युवाओं का गुस्सा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं के संसद कूच को रोकने के लिए जिस तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया, उस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले युवाओं का धन्यवाद किया। राहुल ने कहा कि मैं इनके जैसे जो हजारों युवा हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये शिक्षा प्रणाली के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े और भारत के भविष्य के लिए लड़े। उन्होंने बताया कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और प्रमुख तौर पर हिंसा को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर राहुल ने कहा, इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हैरेसमेंट हो रहा है। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। राहुल ने प्रदर्शन में शामिल नूतन टोप्पो नाम की एक छात्र को भी बुलाया जो पैलेट गन से घायल हुई थी। नूतन ने बताया कि हमारे साइड वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से लगी है। राहुल के साथ रिया अहीर भी नजर आई, वही जिनकी मुंबई में पुलिस की वैन को रोकते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उन्होंने बताया कि किस तरह अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। रिया ने बताया कि बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। तो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने उन युवाओं को ही पेश कर दिया है जो इस सिस्टम से पीड़ित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए युवाओं से कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और आपकी माफी स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने एक रील शेयर करते हुए कहा था कि वो उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपशब्द कहे थे। इसके साथ राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उनमें न तो
संसद में आने की शालीनता है और ना ही जो हुआ है उस पर टिप्पणी करने की हिम्मत। जिस तरह राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी मोदी सरकार सरेंडर करने पर मजबूर होगी? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? ये देखना होगा। राहुल ने प्रदर्शनकारी छात्राओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि माफी सरकार को मांगनी है, छात्रों को नहीं, और सरकार को जवाब भी देना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। संसद में ये मामला आज भी उठा और आज भी सदन में ना पीएम मोदी आए और ना ही गृह मंत्री अमित शाह, जिस पर विपक्ष भड़क उठा। तो क्या कुछ हुआ संसद में, देखिए ये रिपोर्ट। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी अब उन पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उन्हें जवाब देना ही होगा। इसे लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने पोस्टर्स और नारेबाजी के साथ गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च भी निकाला। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ 50 मिनट तक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने परिसीमन बिल पर चर्चा की। दरअसल मोदी सरकार मानसून सत्र में ही इस बिल को लाने की तैयारी में थी, लेकिन विपक्ष के तेवरों को देखते हुए फिलहाल ये बिल पेश नहीं किया जा सका। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। ऐसे में अब किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, लेकिन कांग्रेस सांसद ने भी साफ कर दिया है कि जब तक अमित शाह लाठीचार्ज के मुद्दे पर सदन में जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई और बात नहीं होगी। जिसके बाद अभी कहा जा रहा है कि सरकार परिसीमन बिल के लिए विशेष सत्र भी बुला सकती है। हालांकि इस गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है, जबकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद को चलाना नहीं चाहता है, जिसके जवाब में सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा है, किस तरह हमारे शिक्षा पूरी सिस्टम जो चरमरा गया है, किस तरह हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो, जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो। कौन नहीं चाह रहा है? विपक्ष के तेवरों से साफ है कि इस बार वो सरकार को जवाबदेही लेने से बचने नहीं देंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष के दबाव में अब क्या गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। विपक्ष अड़ गया है, वो गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है कि उन्होंने छात्रों पर लाठी चलाने का आदेश क्यों दिया। जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस से कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करें, इससे हिंसा भड़कती है। तो सबसे पहले संवाद करें। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब आखिर किसके आदेश पर हुआ? इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से अब तक नहीं दिया गया। संसद में विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन जवाब देना तो दूर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखाई तक नहीं दे रहे। ऐसे में सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध या शांतिपूर्ण मार्च के दौरान प्रशासन को जरूरत से ज्यादा संयम बरतना चाहिए। अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो सबसे पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया देना समाधान नहीं, बल्कि इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। ऐसे मामलों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालना भी है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान की जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी में कथित भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मोदी सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घिर गई है। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पुलिस पर तीखी टिप्पणी की। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब सीजेपी दूसरे मुद्दों को लेकर भी दिल्ली में बड़े आंदोलन का प्लान बना रही है। तो क्या कहा है सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने, देखिए रिपोर्ट में। सीजे सूर्यकांत की एक टिप्पणी के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब मोदी सरकार की नींव हिला दी है। जिस तरह देश के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम वर्ग के लोगों ने सीजेपी को सपोर्ट किया है, उसके बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब सीजेपी की पॉलिटिक्स में एंट्री की मांग उठ रही है। इस बढ़ती डिमांड के साथ सीजेपी के भविष्य को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने आवास पर कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान देश के मौजूदा हालात और सीजेपी की भूमिका समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ये बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। इसे लेकर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि ये बैठक आंदोलन की आगे की दिशा पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी और सीजेपी 6 अगस्त को अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेते रहेंगे। वहीं दीपके ने भविष्य में सीजेपी के रोल पर बात करते हुए कहा कि ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता रहेगा, यानी फिलहाल सीजेपी सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि अभी पॉलिटिकल सिस्टम, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग, इन सभी संस्थाओं से जनता का भरोसा उठ गया है। हमारी मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला था वो केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा तो इन सभी संस्थाओं से जनता का जो भरोसा कम हुआ, उसका गुस्सा भी साफ दिखाई दिया। जंतर मंतर से लेकर मुंबई, चेन्नई, बंगाल, यहाँ तक कि पूरे देश में दिख रहा था। इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों। तो दीपके ने साफ कर दिया है कि भारत को फिलहाल एक जन आंदोलन की जरूरत है और उनके बयान से ये भी साफ है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीजेपी फिर मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं छात्र अब पूरे देश में सरकारों से सवाल कर रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, नतीजों में धांधली क्यों हो रही है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के बाद अब झारखंड में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों के सामने सरकार एक बार फिर से झुकती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की रांची में चल रहा छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती एग्जाम में हुई गड़बड़ियों और लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अनशन पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने तो 2 अगस्त से अन्न के साथ साथ जल भी छोड़ रखा था। वो पिछले 4 दिन से बिना जल के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए महतो से बातचीत की। इस दौरान वांगचुक ने छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो से कहा कि आंदोलन करना है, अपनी जान नहीं देनी। वांगचुक ने महतो से पानी पीने की अपील की। इसके बाद महतो ने नमक मिला पानी पिया। हालांकि महतो का अनशन अभी भी जारी रहेगा और अब उन्हें कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन स्थल पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन की सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। छात्र पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन को लेकर साफ कह दिया है कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सीएम कहते हैं पेपर लीक का विषय सिर्फ झारखंड का नहीं है, बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने ये एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। एजेंसियां जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्दी कोई ठोस समाधान निकलेगा। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है और वो जल्द ही रांची जाएंगी। माना जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा, ये तय है। हेमंत सोरेन सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है, छात्रों की समस्याओं को सुलझाने की बात कह रही है, जिससे बीजेपी जरूर चिंता में है और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए
उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा अभी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पहले ही बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का है। ये मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया है, जिसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना का खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब विपक्ष ने बड़ा दांव चला है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पवन पांडे अयोध्या से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि अयोध्या से सपा नेता पवन पांडे को पार्टी टिकट देगी। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए से जोड़ते हुए बताया कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। बीजेपी जितना पीड़ा बढ़ाएगी ये उतना ही मजबूत होगा। इस दौरान अखिलेश ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जिससे ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोकने का। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा की तरफ से ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले सपा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन भी कर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मणों को बीजेपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा माना जाता है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समुदाय के लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी खेमे में ही जो ब्राह्मण लोग हैं उनका रवैया भी पार्टी से बदला बदला दिखाई देता है। विपक्ष भी बीजेपी पर ब्राह्मणों को नाराज करने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से ब्राह्मणों को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं अब सपा के इस फैसले से यूपी चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव अब बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसमें वो कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी की परेशानी जम्मू कश्मीर को लेकर भी बढ़ती दिख रही है। आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब इस फैसले के 7 साल पूरे होने पर घाटी में सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों के साथ देर रात कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। 5 अगस्त को भी कई इलाकों में लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। इस प्रदर्शन को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 5 अगस्त 2019 को ये सब हुआ, आज 5 अगस्त 2026 है, 7 साल हो गए। हमसे तो वो वादा जो किया गया था वो भी अभी अधूरा है। बाकी चीजें तो दूर की बात, लेकिन जैसे हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते वक्त कहा, हम अपनी जगह कायम है ना। जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं उन नाइंसाफियों को। तो वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर आया, हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम गलत मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको हटाया गया था और अभी तक उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये चीज है। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।